अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे सिम्टम्स की, तो आपने कहा कि एचआईवी के जो स्टार्टिंग सिम्टम्स है वो फ्लू जैसे ही होते हैं, वो धीरे धीरे विद टाइम पता चलते हैं और 10-15 साल में जाकर के वो एड्स तक बनते हैं। तो कितने चांसेस है कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे एड्स होगा ही? देखिए, इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हो और आप कोई मेडिकेशन नहीं लेते उस वायरस को सप्रेस करने में, तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को खत्म करेगा और हमें कोई ना कोई एड्स जैसा इन्फेक्शन कराएगा। लेकिन अगर आप लेते हो दवाइयाँ प्रॉपरली तो वो आपको एड्स नहीं कराएगा। मतलब इसके हाई चांसेस हैं कि आपको एड्स नहीं होगा अगर आप दवाई लेते हो तो। और दवाई के अलावा कुछ और प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं? नहीं, दवाई के अलावा फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इन्फेक्शन को आप किसी और तक स्प्रेड करने से रोकें। इवन दूसरे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी और से भी किसी तरीके का इन्फेक्शन लेने से बचें। तो सिंपली है कि सेक्सुअल रूट में आप सिंपल बैरियर मेथड या कॉन्डोम यूज कर लेते हो तो ये इन्फेक्शन बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता। ओके। इवन आपको नहीं भी पता है कि आपके पार्टनर का स्टेटस क्या है, लेकिन अगर आप बैरियर मेथड यूज कर रहे हो तो आप वो इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड करोगे, ना तो लोगे किसी से। ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने इन सब चीज़ों की बात कर ली, एक चीज़ यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि आजकल जैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग जो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इन सब के साथ चांसेस भी आई थिंक बहुत ज़्यादा हाई हो गए। साथ ही अभी एक रिसेंट केस भी आया था जिसमें कॉलेज के कुछ 200-300 स्टूडेंट्स जो थे वो एचआईवी पॉजिटिव हो गए थे क्योंकि वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे, सेम सिरिंज का यूज़ करते थे, जिससे उनमें पास ऑन हो गया। तो इन सब के अलावा और क्या फैक्टर्स है जो आज के टाइम पर एचआईवी के केसेस को बढ़ा रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने बोला कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना या फिर अननोन सेक्सुअल पार्टनर होना। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और आपके पार्टनर के जेनाइटल एरियाज में अल्सर है, मतलब कोई उनको ऑलरेडी जेनाइटल इन्फेक्शन है, तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि जो भी फीमेल का वजाइनल फ्लूइड है या मेल का फ्लूइड है उसमें ना एचआईवी वायरस है। अगर आपने ऐसे किसी पर्सन से कांटेक्ट बनाया जिसको वहां पे अल्सर था तो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ गया और इन्फेक्शन हो गया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, लेकिन अगर आपके हैं तो आप सिंपली एक कॉन्डोम यूज करो तो आपको ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करोगे। दूसरा क्या होता है कि ब्लड टू ब्लड, अगर किसी वजह से ब्लड टू ब्लड मिक्स हो रहा है तो आपको एचआईवी इन्फेक्शन होगा। तो ये जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं दे यूज सेम नीडल, कि आपने एक नीडल से एक नीडल रख ली, ये उसी नीडल से दूसरी नीडल रख ली, तो इसका ब्लड उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गया। तो पहली बात तो ये प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही मतलब ये कहीं से भी किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। और ड्रग्स लेना, तो ये प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से बंद करनी है। तीसरा, एक थ्योरेटिकल चीजें हैं, अब तो नहीं होती कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एचआईवी स्प्रेड करने का रिस्क होता था, लेकिन अब तो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत प्रॉपरली ब्लड की स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी इन्फेक्शंस नहीं होते। एक लोग मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं कि ब्लड डोनेट करने से एचआईवी होता है। ब्लड डोनेट करने से कभी एचआईवी नहीं होता। आप कोई सैम्पलिंग कराने जाते हो लैब में, उससे भी एचआईवी नहीं होता। आप कोई इंजेक्शन लेते हो, नॉर्मल इंजेक्शन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उससे भी एचआईवी नहीं होता। क्योंकि हम ना सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करते हैं। एक नीडल को, डिस्पोजेबल नीडल आती है, एक ही पेशेंट में यूज करके तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसको फेंकते भी नहीं, उसको बर्न करते हैं। उसकी टिप को ना बर्न करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं ताकि दोबारा यूज करने का कोई चांस यूज भी ना हो, किसी को बाई चांस प्रिक भी ना हो। तो हम लोग जैसे अभी एचआईवी और एड्स के ट्रीटमेंट्स की भी हम लोगों ने बात की, तो क्या दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग हैं? और जैसे आपने एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का नाम लिया, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? और एचआईवी और एड्स में दोनों में यूज होता है या अलग अलग होता है? नहीं नहीं, सेम है। आप समझो ना, एचआईवी इन्फेक्शन है जो ब्लड में गया, जिसने आगे जाकर के एक बीमारी करा दी जो एड्स बन गया। तो ड्रग इज सेम। ओके। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम रिस्क है एड्स तक पहुंचने का। एक और चीज़ यहाँ पर आई थिंक जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचआईवी को बोलते हैं लोग कि अगर पहले डिटेक्ट हो गया तो इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर एड्स तक वो कंडीशन पहुंच गई तो ये फिर एक लाइलाज बीमारी बन जाती है। तो सच में ऐसा कुछ है या इसके बारे में? काफी हद तक ये बात सही है कि अगर एचआईवी का आप टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे तो आप एड्स तक नहीं पहुंचोगे, आप नॉर्मल जिंदगी जियोगे। लेकिन इसमें एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम एचआईवी क्योर नहीं करते, हम इन्फेक्शन को सप्रेस कर देते। ओके। तो वो एक नॉर्मल लाइफ चलती है, बस दवाइयाँ आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती है। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो ऐसे में क्या हमारा इम्यूनिटी भी एक मतलब फैक्टर है जो मैटर करता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो एचआईवी एड्स तक नहीं पहुंचेगा?
नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो वायरस है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो हमारी इम्यूनिटी वाली सेल्स को ही किल कर रहा है। अच्छा, डायरेक्ट वहीं पे वो अटैक करता है। डायरेक्टली उस सेल्स को ही किल करता है। तो Okay. वो उस सेल को किल करते करते हमें इस लेवल पे ले आता है कि हमारा शरीर फिर डिफरेंट इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता और हमें इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो उसके लिए मेडिकल हेल्प जो हाँ। आई थिंक मेडिकेशंस हाँ, जो वाली मेडिकेशंस हैं वो वायरस का नंबर कम करती है। वायरस का नंबर कम होता है तो वो आपकी इम्यून सेल्स को नहीं मारता, तो आपको डिफरेंट इन्फेक्शन या एड्स की बीमारी फिर नहीं होगी। नहीं। तो लाइफस्टाइल की भी बात कर लेते हैं। आजकल जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हम बात भी कर रहे थे, तो ऐसे में हम क्या प्रिकॉशंस लें ताकि HIV या फिर एड्स ना हो? इवन फैमिली वाले भी क्या प्रिकॉशंस लें? जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी टैबू है, घर पे तो लोग बात ही नहीं करते। इवन अगर ऐड ऑन करना चाहे तो जैसे मैंने अपने घर पे बताया कर कि आई एम टेकिंग दिस इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा विच टॉपिक, तो आई सेड HIV एंड एड्स। तो लाइक अरे यार तुम्हें कोई और टॉपिक नहीं मिला। तो ये चीज़ आई थिंक हर फैमिली में है, इंडिया में आई थिंक है। तो घर से कैसे एजुकेट करें और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए ताकि ये बीमारी लोगों में ना फैले, इसके बारे में लोग अवेयर हों, और अगर किसी को पता भी चले तो जैसे आपने बताया कि वो सारी चीज़ें करें। तो हाँ, HIV एड्स के बारे में बात करना टैबू तो है, लोग इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते। इवन बात नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हम नॉन रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे ना तो इसको रोकना बहुत ही सिंपल है। क्या दो ही मेथड है इसके स्प्रेड होने के मेनली, एक सेक्सुअल रूट से स्प्रेड हो रहा है, दूसरा अगर आप नीडल यूज करते हो या IV ड्रग अब्यूजर हो तो उससे स्प्रेड हो रहा है। तो सेक्सुअल रूट से स्प्रेड होने के लिए आप नॉन पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखें या सिंपली कॉन्डोम यूज करते रहे ड्यूरिंग हर सेक्सुअल कांटेक्ट, ये फैलेगा ही नहीं। सिंपल, इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक रही है, लेकिन फिर भी इसका एजुकेशन हम नहीं कर पा रहे अपनी कम्युनिटी को। और IV ड्रग अब्यूज तो बिल्कुल नो, स्ट्रिक्टली नो ना ही करें तभी अच्छा है। तो बहुत ही सिंपल है इसको रोकना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इतनी एजुकेशन रखनी है कि आपकी बॉडी का जो जेनाइटल फ्लूइड है वो किसी के शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए बस। तो आई थिंक फैमिली वाले भी अपने अगर बच्चों को एजुकेट करें इन सब चीज़ों से तो कुछ चीज़ें तो पहले ही लोग अवेयर हो जाएंगे इसके मामले में। फैमिली को एजुकेट करना हमें स्टार्ट करना चाहिए। इवन हमारे बच्चों को हमें अर्ली एज से ही एजुकेट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अर्ली टीन एज ही होती है जब बच्चे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन पेरेंट्स से छुप छुप के हो जाते हैं और उसके बाद वो इन्फेक्शन ले लेते हैं। तो बेटर है कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट इतनी सी इन्फॉर्मेशन दो कि ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है, आप हमसे डायरेक्ट नहीं बात करना चाहते तो आप इसके बारे में पढ़ो, किसी रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लो। आप सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सरकार इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रन कर रही है। ओके, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा। जैसे अभी इंडिया में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आई थिंक अभी जैसे रिपोर्ट्स की माने तो 20 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया में HIV पॉजिटिव है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर रही है लोगों को अवेयर करने के लिए? गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सालों से काम कर रही है, वो बस पहुंच नहीं रहा कि हम खुद इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट का एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नाको कहते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हर स्टेप में लोगों को एजुकेट करने, इस डिसीज को प्रिवेंट करने, इसका टेस्ट करने और इसको ट्रीट करने के लिए काम कर रही है। अगर आप सिर्फ नाको इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको सारी रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप जो भी लेना चाहते हो उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगी। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम करके, NACP। आप जाकर के यूट्यूब में देखोगे तो इन्होंने छोटे छोटे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना करके ये बातें समझाई हैं। और वो वीडियो वर्बल नहीं है, जैसे हम बातें कर रहे हैं वैसे नहीं, उन्होंने प्रॉपर एक्ट किया है। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक फीमेल है जिसने कोई नशा किया, शायद अल्कोहल कंज्यूम करा था, उसके बाद उसका किसी के साथ में, अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो डर जाती है कि अब मैं कैसे करूँ, मैं HIV पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगी। तो फिर उस वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हो। मतलब कि अगर आप 72 घंटे के अंदर अपने डॉक्टर से मिलते हो तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, वो आपको पॉजिटिव नहीं होने देंगी। ओके। तो बड़े इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छे वीडियोज हैं जिससे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अच्छी बात ये है कि सारे रिलायबल इन्फॉर्मेशन, आपको कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। तो आपने यहाँ पे जैसे 72 घंटों वाली बात की, तो इसको प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या 72 आवर्स में, या अगर वो टाइम बीत गया तो फिर क्या करें? और पहले ये बताइए कि 72 आवर्स में लोगों को टेस्टिंग कराना, या अगर उनको एक्सपोजर हो गया तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? अगर आप बाई चांस किसी के कांटेक्ट में आ गए, अगर ब्लड के कांटेक्ट में या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गए और आप श्योर नहीं हो, आपको डर है कि मुझे HIV तो नहीं हो गया, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन का एक बार HIV टेस्ट करा लो।
अगर वो आपका नोन है तो। अगर वो HIV पॉजिटिव आ जाता है तो अब आप तो हाई रिस्क में आ गए, आपने तो कॉन्टैक्ट बना लिया, अब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस कॉन्टैक्ट से लेकर के अगले 72 घंटे के अंदर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो हमारी HIV की दवाइयाँ होती हैं, इसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दवाई 1 महीने तक खानी होती है, तो आप अब HIV पॉजिटिव नहीं हो गया, आपको इन्फेक्शन होने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर 72 घंटे बीत गए तो देखिए अब तो इन्फेक्शन अगर हो गया तो चांसेस तो हो जाते हैं, तो अगर 72 घंटे बीत गए तो आप अपना 3 महीने बाद में एक टेस्ट करा लो। वही सेम बात जो मैंने पहले करी थी, अगर 3 महीने बाद वो टेस्ट नेगेटिव है तो आप HIV नहीं है, पॉजिटिव नहीं हुए हो। और रिपोर्ट्स पर कितने दिन में आ जाती है? तुरंत आ जाती है, सेम डे आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। देख 2 तरीके के HIV टेस्ट होते हैं, मैं सिंपली बताऊं। एक स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है मतलब कि हम में से कोई भी जाएगा और बोलेगा कि मेरा HIV टेस्ट कर दो, तो वो सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसमें पॉजिटिव है नेगेटिव में रिजल्ट दे देंगे। तो आपको मेनली नेगेटिव में रिजल्ट मिलेगा, स्क्रीनिंग करके वो आपको बता देंगे कि आप HIV नेगेटिव है। लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग में HIV पॉजिटिव आ गए तो आपका रिजल्ट नहीं देंगे, फिर वो उस ब्लड सैंपल को लेकर के जाएंगे अपने प्रॉपर ICTC सेंटर पे जहाँ पे HIV का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। वहाँ पे वो 3 डिफरेंट मेथड से होने वाले टेस्ट रीअप्लाई करेंगे, मतलब 3 अलग अलग प्रिंसिपल से काम करने वाले टेस्ट। उसमें से अगर मिनिमम 2 और कुछ केसेस में 3 टेस्ट पॉजिटिव आएंगे तब वो आपको बताएंगे कि आप HIV पॉजिटिव हो। तो अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ गया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पॉजिटिव आ गए, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो बताता है कि आप HIV पॉजिटिव है या नहीं। तो आपने जैसे एक चीज़ कही कि अगर वो आपका नोन हो तो आप उससे कहिए कि आप टेस्ट करा लो या उसकी जांच हम लोग जा करके करवा सकते हैं। अगर वो अननोन हो तो? हाँ देखिए, अगर वो अननोन है और विद इन 72 आवर आपको ये रियलाइज हो गया कि मेरे को रिस्क है और वो इंसान भी हाई रिस्क बिहेवियर वाला है, मतलब कि वो कोई कमर्शियल सेक्स वर्कर है या उनके भी मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, तो आप फिर से जा करके अपने ICTC सेंटर पे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए दवाइयाँ मांग सकते हैं। ओके ठीक है। तो आई थिंक लोगों के मन में जितने भी HIV या एड्स को लेकर के सवाल होंगे वो सब तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स भी ना कहें, मतलब अगर सही जानकारी नहीं होती है तो हर चीज़ पे लोग भरोसा करने लगते हैं। जैसे आपने कहा कि रिलायबल सोर्स है तो ठीक है, वरना ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसे खुद से मतलब प्राइवेटली सर्च करना ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है, किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे प्लीज़ बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। सबसे पहले तो है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से HIV फैलता है, तो ये सही है या नहीं? सेक्सुअल इंटरकोर्स है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये भी डाउट होता है कि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलता। अगर आपका इंटरकोर्स किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ में है, वो अनप्रोटेक्टेड है, तो HIV फैलता है। उसमें भी रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क सिर्फ 0.02% से 0.04% है, इतना कम रिस्क है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉन्टेक्ट बना ही लिया बाई चांस HIV पॉजिटिव के साथ तो आपको हो ही जाएगा। रिस्क इज वेरी लेस, बट फिर भी फैलता इसी रूट के थ्रू है। ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद अ HIV पॉजिटिव पर्सन।